हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, पॉल्यूशन से बचकर रहिए। तो फ्रेंड्स, कबीरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमने पॉल साइंस की क्लास स्टार्ट की थी 12th क्लास के बच्चों के लिए, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसी सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। इससे पहले आप 1, 2, 3 और 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक लाइक तो बनता है, चलिए लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं। यह थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नजर डाली है। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं में ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल, हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 1965, 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स है हमारे यहाँ पर जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। भारत के क्या पढ़ेंगे, विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, यानी हमने फॉरेन पॉलिसीज किन सिचुएशंस में बनाई। भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित है, यानी डायरेक्टेड बाय विच प्रिंसिपल्स। और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं। इसके अलावा भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ है। ये जो तस्वीर ऊपर दिखाई गई है, ये 1960 में न्यूयॉर्क में जो गुटनिरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी यानी कि समिट हुई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू, घाना के एनक्रुमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और युगोस्लाविया के टीटो के साथ नजर आ रहे हैं हमारे चाचा नेहरू जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तस्वीर पर नजर डाल के। तो यहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, भारत के विदेश संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखेंगे, भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से आजाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर एक नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकल रहे थे, देश आजाद हो रहे थे। और जो ये देश उपनिवेशवाद से, कॉलोनिज्म से आजाद हो रहे थे, तो दुनिया के नक्शे पर नए नए देश अंकित हो रहे थे। नए देशों के सामने क्या हमारे पास चैलेंजेस थे कि लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए और जनता की भलाई कैसे की जाए। एक साथ दो दो चुनौतियां थी। ठीक है, ये आप देख लेंगे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उसमें हम उन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। ये देख सकते हैं आप कि अंग्रेज यहाँ से चले तो गए थे, लेकिन अपने पीछे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इतने पैदा करके गए थे कि हमें वो विरासत में ही मिले थे। बंटवारे के कारण अलग से अलगाव पैदा हो रहे थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल जमा यानी टोटल देखें तो इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। तो हमने जैसे तैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में
पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हमने पार्टिसिपेट किया। कैसे अपने नीति अपनाई, आगे देखते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने के अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। इंपॉर्टेंट है पैरा, देखिए। एक राष्ट्र के रूप में यानी भारत का जन्म, या मतलब स्वतंत्र जब हम हुए तो कैसे हुआ, वो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। यानी एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरी तरफ हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। यानी अभी क्योंकि पूरी दुनिया गुटों में बटी हुई थी, तो ऐसे में अपने आप को निष्पक्ष रखना, सबसे अलग रखना, किसी एक गुट में जाके शामिल ना होना, तो अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है, उसका लक्ष्य हमने सामने रखा कि हम स्वतंत्र रहेंगे और इन लोगों से इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और प्रोटेक्टेड भी रहना है। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। ठीक है, जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी एक कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह देश की विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। यानी जैसे हम अपने घर में या अपने परिवार में अपने जैसे बिहेवियर अंदरूनी और बाहरी, कि हमें घर में कैसे रहना है, बाहर के लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, उसी तरीके से देश के साथ भी होता है। ठीक है, विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। विकासशील देश है, अभी विकसित हुआ नहीं है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप देखते जाएंगे। तो कैसे क्या हमने क्या है, ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है, यहां से इस बात को देखेंगे आप, कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस है। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तक असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, और दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। इस दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रयोग भी हुआ, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। बहरहाल, जब भारत आजाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरा पैरा। संवैधानिक सिद्धांत दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है। अब देखना है क्या 1950 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था।
क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के बीच रहने में सफल रहा? तो देख सकते हैं यहाँ दो ताकतफुल शक्तियां, यानी कि दो महाराष्ट्र, से मेरा तात्पर्य है कि दो महाशक्तियां, कौन कौन? अमेरिका और यूएसएसआर थी। पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई, कुछ अमेरिका के साथ और कुछ सोवियत संघ के साथ। भारत के सामने भी ये चुनौती ही थी और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने की नीति अपनानी थी। तो देखते हैं भारत ने क्या किया। क्या वो अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? चलिए देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? कूटनिरपेक्षता की नीति। अब ये कूटनिरपेक्षता क्या है आप पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास में भी। तो कूटनिरपेक्षता मतलब आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं, निरपेक्ष हैं, न्यूट्रल हैं, किसी गुट में नहीं है। तो ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आजादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे थे और नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इसका गठन किया था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। तो विदेश नीति से हम जान पाते हैं कि किसी देश के अंदरूनी और बाहरी जो हित हैं, सरोकार हैं, वो किस तरह के होंगे। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई, उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बढ़ रहे थे। तो शीत युद्ध का दौर है, ये देखा था हमने। शीत युद्ध का दौर कब से रहा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, यानी 45 से कब तक? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी 91 तक। तो इस बीच के पीरियड को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध का दौर। एक खेमे का अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका था, यानी जो दो गुट बने थे उसमें से एक का लीडर कौन था? अमेरिका, और दूसरे का कौन था? सोवियत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। तो इसी दौर में क्या क्या हुआ है देख सकते हैं। क्या क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई। अनौपनिवेशीकरण यानी उपनिवेशवाद को खत्म करने, तो इसी युग में प्रारंभ हुई थी। देशों ने आजाद होने की मुहिम चला रखी थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इस संदर्भ के दायरे में साधने थे, यानी हमें भी इसी सिचुएशंस के बीच अपने आप को, अपने हितों को साधना था। ठीक है, अब देखते हैं इन सब में नेहरू जी की भूमिका क्या रही। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। क्या क्या थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त प्रभुसंप्रभुता, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो
क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या 3 उद्देश्य थे? देख लेंगे। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद के विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थीं कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। दो खेमों में दूरी। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? तो भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी-कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों की को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। ये चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था, यानी इंपोर्ट्स कम करो ताकि हमारा जो घरेलू उत्पाद है उनको बढ़त मिल सके, जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़त मिल सके। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी बड़ी प्रगति हासिल थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया में से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था, यानी इस वक्त तक हम लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी इतना बाहर हमारा लेन देन नहीं था। आगे एफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। इंडोनेशिया के शहर में आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं।
अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। चलिए अब शुरू करते हैं चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। उसके बाद देखते हैं चीन का आक्रमण 1962 का देश। चीन के साथ चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देखेंगे तिब्बत का केस है पूरा, इसको अलग से पढ़िए। कि भारत चीन सीमा है। इतना जो ये पार्ट था ये पहले तिब्बत था, इस पर अभी तिब्बत का कब्जा है। आपको मैप में भी ये हेल्प करेगा। मैप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडियन ट्रूप्स फॉल बैक इन नेफा एंड लद्दाख। तो ये उस समय के युद्ध की कुछ हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर्स में। ये देखिए हिंदी चीनी बाय बाय उस टाइम था। तो ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। चलिए आगे देखते। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी सीमा, लंबे सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाकों जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था।